Okay, so dear students, now let us start physics of 12th class, lecture number 7 and first unit. ठीक है, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है, याद होगा, कूलम्स लॉ कर रहे थे हम लोग, जिसमें आप लोगों ने फोर्स बिटवीन टू चार्जेस फाइंड आउट की थी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो वो क्या थी देखिए अभी यहाँ पर, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। ये चार्ज Q1 सपोज कीजिए, ये चार्ज Q2 है, दोनों को यहाँ रखा गया है। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर, और लेटर से हम फोर्स जो निकाल रहे हैं वो निकालते हैं ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो वो आप F21 लिखेंगे। तो F21 की जो डायरेक्शन है वो 1 से 2 की तरफ होगी, तो इसे आप लोगों ने पोजीशन वेक्टर R1 और R2 हैं, तो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आपने इसे जो डायरेक्शन दी थी वो दी थी R12 यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ जो आपने फॉर्मूला निकाला था वो निकाला था F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन अब यहाँ पे आपने डायरेक्शन लिखी थी इसकी R12 यूनिट वेक्टर, तो नीचे भी वेक्टर वही लिखा था आपने R12 वेक्टर, बट इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर यूनिट वेक्टर है तो नीचे स्क्वायर आता है, ऊपर आपने वेक्टर में चेंज किया तो नीचे क्यूब हो जाता है मैग्नीट्यूड का। ये क्लियर है आपको, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। कैसे किया था सब पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप उस लेक्चर को फिर से एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाता है R12 वेक्टर। अगर ऊपर हम यूनिट वेक्टर को हटा के वेक्टर बनाते हैं तो नीचे एक मैग्नीट्यूड और आ जाता है जो आपका R12 वेक्टर स्क्वायर के मैग्नीट्यूड को क्यू कर देता है। ठीक है, बट अगर आप इस फिगर में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, देखिए तो R1 वेक्टर और R12 वेक्टर सेम ऑर्डर में है ट्राइंगल के, तो इन दोनों का सम जो है थर्ड के इक्वल होगा, तो ये R2 वेक्टर आ गया। यहाँ से R12 वेक्टर फाइंड आउट किया तो वो बन गया आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो पोजीशन वेक्टर की टर्म में आपके पास लॉ बन जाता है F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये 1 2 है, इसकी जगह हम लोगों ने R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड और उसका कितना है क्यूब, और ऊपर भी वेक्टर आ जाएगा न्यूमरेटर में सेम जो डिनोमिनेटर में है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास फोर्स ऑन चार्ज 2। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको एक बेसिक इक्वेशन बनाते हैं, फोर्स की फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए कैसे बनता है, लेट मी रीड्रॉ द डायग्राम। देखिए अब हमने क्या किया, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है, जो यहाँ पर Q2 था, पहले क्या था Q2 था, उसे मैंने Q0 कह दिया और Q1 को मैंने Q1 ही रखा। ठीक है, तो Q0 हमने जिस चार्ज का नाम दिया उसे आप लोग अभी लेटेस्ट स्टेज में पढ़ेंगे, टेस्ट चार्ज का नाम दिया जाएगा, मतलब जिसके ऊपर फोर्स निकालनी है। यहाँ हम फोर्स निकाल रहे हैं Q0 चार्ज के ऊपर, किसके कारण, Q1 के कारण। ठीक है, तो जो फोर्स लगाएगा दैट इज अ सोर्स ऑफ फोर्स, इट इज अ सोर्स ऑफ फोर्स। आई बात समझ में? तो जो चार्ज का सोर्स है, अब हम इसको 1 और 2 में नहीं पढ़ेंगे, अब हम इसको पढ़ेंगे सोर्स एंड टेस्ट।
टेस्ट किसे लिया जाएगा? टेस्ट चार्ज वो होगा जिसके ऊपर फोर्स निकालनी है, और सोर्स वो होगा जो फोर्स लगाएगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप फोर्स Q1 पे लगाते हैं तो ये टेस्ट बनेगा और ये सोर्स बनेगा, ठीक है। पर जनरल नोटेशन में जिसके ऊपर फोर्स निकालनी होती है उसे हम Q0 से या Q0 से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसको टेस्ट चार्ज मान के इसके ऊपर Q1 की फोर्स निकालते हैं तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसे भी हमने पॉजिटिव माना हुआ है, लेट अस से। तो अब यहाँ पर मैं फोर्स लिख दूंगा। क्या लिखा था आपने? पहले देखिए, पहले लिखा था आपने F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब यहाँ पे आएगी फोर्स ऑन Q0। Q0 का मतलब यहाँ पे लगा देंगे 0, ठीक है। किसके कारण? 1 के कारण। तो ये टेस्ट हो गया और ये सोर्स हो गया और ये इसका वेक्टर आ गया। अब हम क्या करते हैं? सोर्स चार्ज का पोजीशन वेक्टर, जो चार्ज है उसी के नंबर के साथ लगा देते हैं R1 वेक्टर। जैसे Q1 है तो R1, अब Q0 है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हम लोग R0 वेक्टर लिख देते हैं। और जो यहाँ पर डायरेक्शन है आप लोगों की वो R10 वेक्टर हो जाती है। तो बहुत सिंपल है, जो आपने ये फॉर्मूला ऊपर निकाला है इसमें सिर्फ जहां जहां 2 लिखा था आपने वहां पे 0 कर देना है। तो क्या बन जाएगी फोर्स? देखिए, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, दो चार्ज, एक Q0 और दूसरा Q1, प्रोडक्ट तो कैसे भी ले लीजिए आप लोग, डिवाइड बाय देखिए क्या हो जाएगा, R0 2 की जगह नॉट कर दिया हमने, माइनस R1 एज इट इज रहा क्यूब, और वही ब्रैकेट टर्म न्यूमरेटर में आ गई, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको कैसे लर्न करना है? देखो, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0, नॉट क्या है? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, जिस चार्ज पर फोर्स निकालनी है, ड्यू टू एनी अदर चार्ज, कहीं भी हो सकता है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q0 इंटू Q1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज। ये है वो पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। व्हाट इज द हियर माय पॉइंट दैट आई वांट टू मेक क्लियर टू यू कि R0 क्या है आपका? यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज, पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज मीन्स जिसके ऊपर फोर्स निकालनी है। एंड व्हाट इज योर R1? R1 है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मीन जिसके कारण फोर्स लग रही है, ठीक है। तो कैसे लर्न करना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है, अपॉन सेम वही पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज, मैग्नीट्यूड एंड इट्स क्यूब, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद कीजिए। अब हम आगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसमें ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम कहाँ स्टडी करते हैं बेटा? अभी तक हम लोगों ने दो चार्ज कंसीडर किए और उनके बीच की म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल फोर्सेस को स्टडी किया। लेट अस से दैट हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं। आई एम प्लेसिंग अ नंबर ऑफ चार्जेस समवेयर 1 2 3 4 5। इनमें से किसी एक चार्ज के ऊपर बाकी सारे कितनी फोर्स लगा रहे हैं वो कैलकुलेट करनी है। तो दैट इज कॉल्ड अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या होती है? लेट मी राइट हियर। ओके, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ लिख ली है। तो देखिए क्या होती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस प्रिंसिपल, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन पॉइंट चार्ज, गिवन पॉइंट चार्ज जो होगा
उसे आप टेस्ट चार्ज भी बोलेंगे और उसे क्यू नॉट से आप लोग डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? क्यू नॉट से। ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस अराउंड इट, एक चार्ज है उसके अराउंड बहुत सारे चार्ज रख दिए गए हैं, उन चार्जेस के कारण उस अकेले पॉइंट चार्ज पर मतलब टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है वो किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस, इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। इनफैक्ट यहाँ पे वेक्टर सम आता है टर्म, वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर पॉइंट चार्जेस। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है क्यू नॉट, इसके अराउंड यहाँ पर एक चार्ज आ गया मेरे पास Q1, दूसरा हमने यहाँ पे रख दिया Q2, एक हमने यहाँ पे रख दिया Q3। इस तरह से बहुत सारे चार्जेस हैं। अब इसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी लगेगी? यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि शायद पहले कहीं सुना हो आपने या पढ़ लिया हो कि कूलम फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर चार्जेस अराउंड इट, कि 1 और 0 के बीच में कितनी फोर्स लग रही है वो यहाँ पर 2 हो या ना हो उसका उस फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब इन दोनों के बीच की फोर्स इसको रखने से ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, ठीक है। हाँ, नेट फोर्स क्यू नॉट के ऊपर चेंज हो जाएगी, लेकिन जब आप बात करेंगे किन्हीं दो के बीच की, जैसे मान लीजिए क्यू नॉट और Q2 में कितनी फोर्स लग रही है, तो ये बाकी चार्ज उस फोर्स को इफेक्ट नहीं करेंगे। ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर याद रखने वाला। तो लेट्स कम बैक टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि अब इस पॉइंट चार्ज पर हम टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगी? देखिए, लॉ कहता है कि इंडिविजुअल फोर्सेस जितनी लगेंगी उन सब का वेक्टर सम, जितनी इंडिविजुअल फोर्सेस लगेंगी उन सब का क्या? वेक्टर सम, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, एक एक करके निकालते हैं। लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q1, क्यू नॉट पर Q1 के कारण कितनी फोर्स लगती है, ठीक है। मान लीजिए इसे हम लोग ऑरिजिन मान लेते हैं, लेट दिस इज योर ऑरिजिन, ठीक है। इस तरह से ये आपका ऑरिजिन आ गया यहाँ पे। तो क्या पढ़ा है आपने लॉ? इन दो को अभी भूल जाइए, ठीक है। तो Q1 टेस्ट चार्ज हो गया, इसके ऊपर फोर्स निकाली जा रही है, ये आपका ऑरिजिन है। तो ये आपका वेक्टर आर नॉट हो गया, पोजीशन वेक्टर क्यू नॉट का, और ये आपका Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर हो गया। तो इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर हम फोर्स निकाल चुके हैं। तो देखिए बच्चों, बहुत आसान है। फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 अभी निकाली हम लोगों ने, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, ये हैं दो चार्ज Q नॉट Q1 इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या होता है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है? Q नॉट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज दैट इज R1 वेक्टर। यहाँ पे Q नॉट टेस्ट हो गया और Q1 आपका सोर्स हो गया। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हो कि ये आ गई आपके पास F01 की डायरेक्शन, ठीक है। तो R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाय जो यहाँ वेक्टर आता है वही वेक्टर डिनोमिनेटर में आता है, और उसका क्या आता है बच्चों? क्यूब, मैग्नीट्यूड का क्यूब आता है, ठीक है। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई फोर्स किसके ऊपर? Q0 के ऊपर ड्यू टू Q1, ठीक है। सिमिलरली हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सिमिलरली फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2। अब Q2 के कारण फोर्स निकालते हैं, चलो ठीक है, एक एक करके निकाल नहीं सकती। ये वेक्टर फोर्स आ गई। अब इसके ऊपर Q2 कितनी फोर्स लगाएगा, तो बाकी सब भूल जाएंगे, हम Q नॉट और Q2 को याद रखेंगे। तो अब Q नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज तो है, सोर्स क्या बन गया अब आपका? Q2।
तो ये आपका वेक्टर R2 हो गया, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 हो गया, और इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ये बनेगा। तो ये फोर्स हो जाएगी F02 वेक्टर, मीन्स फोर्स ऑन Q0 या Q0 ड्यू टू Q2। अब यहाँ पर Q0 टेस्ट चार्ज है और Q2 सोर्स चार्ज है, तो अब हमारे पोजीशन वेक्टर कैसे चेंज हो जाएंगे, देखिए। फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू सेकेंड चार्ज Q2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। अब चार्ज क्या है, Q0 और Q2, बाकी नहीं कंसिडर करना है। जिनके बीच में फोर्स निकाली जा रही है उन्हीं को लेना है, ठीक है, बाकियों को हम कंसिडर नहीं करेंगे। Q0 इंटू Q2 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज पहले आता है, तो टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर R0 है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज आता है। अब सोर्स चार्ज क्या बन गया है, Q2, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। ठीक हो गया। इसी प्रकार डिनोमिनेटर जब आप बनाएंगे तो वही वेक्टर नीचे आ जाता है, R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड इट्स क्यूब। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम इसी तरह से अगेन फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3। अब एक और तीसरा चार्ज Q3 है, इसके कारण फोर्स निकालते हैं। तो अब हमारे चार्ज अंडर कंसिडरेशन Q0 और Q3 हो गए। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो तो 3 से 0 की तरफ होगी, रिपेल कर रहा है। फोर्स ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होती है बच्चों। तो Q3 से Q0 की फोर्स ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ये F03 वेक्टर। अब इस फोर्स को निकालने के लिए Q0 का पोजीशन वेक्टर चाहिए, वो हमारे पास है। Q3 का चाहिए, मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, और ये R3 वेक्टर हो गया। बहुत आसान है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं फॉर्मूले में, देखिए अपने आप बनाइए। F03 फोर्स ऑन चार्ज 0 ड्यू टू चार्ज 3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। अब चार्ज हो गए हैं Q0 और Q3 इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज, जिसके ऊपर फोर्स निकालनी है वो R0 ही रहेगा, R0 वेक्टर। और सोर्स क्या बन गया, अब Q3 चार्ज है, तो यहाँ पर Q3 का पोजीशन वेक्टर आएगा, वो आ जाएगा R3 वेक्टर डिवाइड बाय R0 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड एंड क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने Q0 चार्ज के ऊपर ये 3 चार्ज के कारण फोर्स निकाल ली। ठीक है, अब टोटल फोर्स निकालना चाहें तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि टोटल फोर्स विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। क्या मतलब हुआ उसका, देखिए उसका मीनिंग हुआ कि देयरफॉर total force on Q0 due to Q1, Q2, Q3 etc. हम 3 चार्ज लिए अभी केवल, इज टोटल फोर्स F0 लिखा मैंने केवल, मतलब जो हमारा अंडर कंसिडरेशन है, दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज 1 प्लस फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज या 0 ड्यू टू चार्ज 2 प्लस फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज या Q0 ड्यू टू 3। हमने इन तीनों फोर्सेस को अलग अलग यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, ओके। सो टोटल फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इनको वैल्यूज से रिप्लेस कर देंगे। टोटल फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज F0 इज इक्वल टू F01 वेक्टर, ये निकाला F01 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबकी वैल्यू लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, सो मैंने क्या किया, सिंपली नेट फोर्स F01 का वैल्यू लिखा, फिर F02 का वैल्यू लिखा, और फिर F03 का वैल्यू लिखा। तो ये इसके ऊपर टोटल फोर्स हो गई पॉइंट चार्ज के ऊपर। अब हमने यहाँ पर केवल कितने 3 चार्ज लिए थे एक पॉइंट चार्ज के अराउंड। मान लो यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं, वाई वी हैव नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ मतलब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट चार्ज आएगा F04 वेक्टर, सो ऑन, फिफ्थ चार्ज आएगा, सिक्स चार्ज आएगा, और लास्ट का चार्ज आ जाएगा F0n वेक्टर, ये nth चार्ज हो गया।
तो इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करते हैं देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। अब मैं लास्ट वैल्यू लिख रहा हूँ देखिए, तो लास्ट चार्ज में टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हो गया और सोर्स चार्ज क्यू एन चार्ज हो गया, मतलब ये फोर्स क्यू नॉट और क्यू एन चार्ज के बीच में है। तो ये हो जाएगी Q0 इंटू क्यू एन इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं वो R0 रहेगा, माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कौन सा हो गया, एनथ समझ रहे हैं ना। पहला चार्ज था तो Q1, दूसरा था Q2, तीसरा था तो Q3, फोर्थ आया तो Q4, इस प्रकार 10th आएगा तो Q10, 11th आएगा तो Q11, nth आया तो Qn। अब Qn का पोजीशन वेक्टर Rn ले लेंगे, जैसे Q1 का R1 था, Q2 का R2 था, Q3 का R3 था, Q4 का R4 था, उसी प्रकार nth का Rn वेक्टर हो गया। डिनोमिनेटर वही आ जाता है जो ऊपर लिखा हुआ आप लोगों ने, बहुत इजी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये n चार्जेस के लिए जितने चार्ज होंगे वहां तक करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो इन सभी टर्म्स को अगर आप इजीली देखें, ध्यान से और आराम से देखें, तो आप देखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, ठीक है। और साथ में एक चीज और लिखें तो ये Q नॉट कॉमन है, Q नॉट मतलब टेस्ट चार्ज सभी में कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं बाहर कॉमन लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 इंटू Q नॉट जो है आपका वो Q नॉट हो जाएगा, यहाँ भी 1 इंटू Q नॉट हो जाएगा, तो मैं इसको कॉमन कर देता हूँ, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया, क्या रह गया बच्चों, Q1 इंटू R नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाई R नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड क्यूब, देन प्लस ये देखिए Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल चुका है। अब क्या रह गया है, Q2 इंटू R नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाई R नॉट वेक्टर माइनस, सॉरी 2 है यहाँ पे, तो ये 2 आएगा यहाँ पे R2 वेक्टर, ठीक है, क्यूब। इसको यहाँ पे देख लेंगे आप, ये F02 का वैल्यू पुट किया हमने, तो ये R2 आएगा, यहाँ भी 2 रहेगा, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे N और N रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जल्दी में यहाँ हो गया था, इसे ठीक कर लेंगे। सेकेंड वेक्टर का वैल्यू रखा है तो R नॉट माइनस R2 आया, ठीक है, प्लस थर्ड में जब आप गए तो ये हो गया यहाँ पे Q नॉट अपॉन सो ऑन कर दिया हमने सीधा, लास्ट वैल्यू में पहुंच गए। लास्ट वैल्यू से आपने देखिए Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लिया, क्या रह गया है, Qn इंटू R नॉट वेक्टर माइनस Rn वेक्टर डिवाइड बाई R नॉट वेक्टर माइनस Rn वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स क्यूब, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों की टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस आ गई। अब इसे हम लोग समीशन की फॉर्म में भी लिखते हैं, तो समीशन की फॉर्म में क्या लिखा जाता है देखिए, मैं लिखता हूं इसको यहाँ पर, ध्यान से देखिए, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक ही बार लिखा है, R नॉट एक ही बार आया, R नॉट सब जगह लिखा जा रहा है सेम। वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है देखो, पहली टर्म में आ गया Q1 R1, दूसरी टर्म में आया Q2 R2, बीच में क्या है प्लस, नेक्स्ट टर्म में आ गया Q3 R3 प्लस करके सो ऑन Qn Rn। तो इसका हम समीशन बना देते हैं सिंगल एक टर्म में, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट इज इक्वल टू, जो चेंज नहीं होती है वो समीशन के बाहर लिखी जाएगी, और यहाँ पर हम लोग समीशन लिखते हैं, 10th क्लास में पढ़ा होगा, समीशन I इज इक्वल टू, कहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों, 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, लास्ट वैल्यू N तक जा रही है। अब जहाँ जहाँ वैल्यू चेंज हो रही है उसे आप लोग I से लिखेंगे, Q1 को I लिख दिया, Q1 को QI लिख दिया,
नॉट चेंज नहीं होगा, आर नॉट आर नॉट आर नॉट है तो ये आर नॉट ही रहा, माइनस देखो R1 हुआ, फिर R2 हुआ, तो चेंज क्या हो रहा है, R1 सेकेंड वेक्टर का सुफिक्स चेंज हो रहा है, तो ये RI लिखा जाएगा, डिवाइड बाय R नॉट वेक्टर माइनस RI वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड इट्स क्यूब। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे एक बहुत ही शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में लिखा, एफ नॉट वेक्टर दैट इज फोर्स ऑन क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 समीशन आई इक्वल टू 1 to n इंटू क्यू आई टेस्ट चार्ज होंगे, Q1 Q2 Q3 Q4 और ये आर नॉट और ये आर माइनस RI वेक्टर, आर नॉट टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर होगा, RI जो चार्ज यहाँ आएगा उसका पोजीशन वेक्टर होगा, और नीचे वाली टर्म जो ऊपर है उसी वेक्टर का नीचे मैग्नीट्यूड लेके क्यूब करेंगे। ठीक है, तो अगर ये समेशन फॉर्म आपको समझ आ गई तो ठीक है, अगर समझ ना आई हो तो सेपरेटली आप मुझे लिखिए, मैं इस पर भी एक अलग से लेक्चर आपको दे दूंगा कि कैसे समेशन में रिड्यूस हुई। वैसे आपको याद आना चाहिए, 10th क्लास में +1 क्लास में बहुत बार आपने इसे पढ़ा है। तो ये है आज का हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, इसे ध्यान से पढ़ें, समझें, एक बार फिर से समझ लें, एक बार फिर देखें और समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जब हम आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वगैरह टर्म्स पढ़ेंगे तो उन सब में भी हम लोग इसी को करेंगे, तो मैं इतना डिटेल में नहीं वहाँ करवाऊंगा, आई विल डू इट इन अ शॉर्ट फॉर्म। ओके ओके, सो अभी वी हैव 10 मिनट्स। सो एक टॉपिक है छोटा सा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लेट अस डू दैट। क्या नाम बताया मैंने आपको, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक स्केल पर चार्ज के साथ डील करते हैं। मैक्रोस्कोपिक स्केल मीन्स बहुत लार्ज स्केल पे जब हम चार्ज के साथ डील करते हैं, जब बहुत सारा चार्ज हमारे पास होता है, तो उस केस में हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। व्हेन वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, तो उस चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसी पार्टिकुलर सरफेस के ऊपर। तो वो सरफेस कैसा हो सकता है, वो सरफेस एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, एक सरफेस एरिया प्लेन सरफेस एरिया हो सकता है, या फिर एक एंटायर वॉल्यूम हो सकता है जिसमें कि उसे हम भर देंगे चार्ज को। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर आ गई, जैसे इसके ऊपर कंटिन्यूसली आपने इस तरह से एक चार्ज डाल दिया, लगातार डिस्ट्रीब्यूशन कर दी चार्ज की, कंटिन्यूस चार्ज ली। ठीक है, या फिर एक प्लेन शीट है, उस शीट के ऊपर आप लोगों ने पूरी शीट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर कोई एक क्लोज्ड वॉल्यूम है, स्फेरिकल हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, वो सारे का सारा आपने चार्ज के साथ भर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग चार्ज के 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। तो जैसे ये फर्स्ट है, इसे हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकंड केस का जो नाम है, इसे हम लोग कह देते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो थर्ड है उसे हम कह देते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आ रही बात समझ में, जब चार्ज किसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जब चार्ज की सरफेस एरिया पे, जैसे किसी शीट है आपके पास, कंडक्टिंग शीट है, उसके ऊपर आपने चार्ज डाल दिया, तो वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। और आपने कोई वॉल्यूम है, क्यूबिकल हो सकता है, सफियर हो सकता है, वो पूरे का पूरा अंदर से आपने चार्ज से भर दिया। कोई भी चार्ज दे सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप चाहें, जो भी उस पर दिया जा सकता है।
तो वो आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी चार्ज डेंसिटीज आती हैं, डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज हम डिफाइन करते हैं इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। तो लेट अस से कि तीनों केस में, इस केस में जो टोटल चार्ज है वो आपने क्यू दिया, टोटल चार्ज आपने क्यू दिया, और मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो एल है। सो यहाँ पर अगर आप लोग टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइड बाई लेंथ एक टर्म निकालें तो Q अपॉन एल, इसे हम लैम्डा का नाम देते हैं और इसे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कब आती है? जब चार्ज एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर या स्ट्रेट पाथ के ऊपर या सिंपली एक लीनियर पाथ है उसके ऊपर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना Q, और उसकी लेंथ कितनी है L। तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइड बाई टोटल लेंथ ओवर विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट निकालेंगे देखो, तो चार्ज के यूनिट कूलम डिवाइड बाई लेंथ के यूनिट मीटर, तो कूलम पर मीटर हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके यूनिट हो गए। डायमेंशन फॉर्मूला आपके लिए छोड़ दिया मैंने, यू विल कैलकुलेट इट। ठीक है, फिर आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए ये टोटल सरफेस एरिया इसका S है, टोटल सरफेस एरिया S है और चार्ज यहाँ पे आपने Q डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अगेन टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टोटल एरिया, जितने पर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक नई ये यहाँ पर टर्म आ गई जिसे हम सिग्मा कहते हैं, और इस सिग्मा का जो नाम है यहाँ पर वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या नाम है बच्चों इसका? सरफेस चार्ज डेंसिटी। टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइड बाई टोटल एरिया ऑन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके यूनिट क्या बन जाएंगे देखिए, चार्ज के यूनिट कूलम और सरफेस एरिया के मीटर स्क्वायर, तो ये कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड रह जाता है आपके पास, यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए टोटल वॉल्यूम V है जिसमें आपने चार्ज Q भर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिल्कुल बराबर एक के साथ दूसरा कॉम्पैक्टली। ठीक है, तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइड बाई वॉल्यूम ओवर विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसे आप लोग रो साइन से डिनोट करते हो, और इसका जो नाम है वो क्या हो जाता है बच्चों? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या नाम हो जाता है इसका? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इसके यूनिट हो जाएंगे कूलम पर मीटर क्यूब। कैसे आए कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे, इसको नहीं पता लगेगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हो गई यहाँ पे। तो नोट्स बुक में भी मिल जाएंगे आपको, और मैं लिखने के लिए दे भी दूंगा आपको, जो मेरे अपने बने हुए नोट्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं या आप बुक भी फॉलो कर सकते हैं, बुक ज़्यादा बेटर रहती है। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर इस फर्स्ट टर्म से आप लोग Q फाइंड आउट करें तो Q आता है यहाँ से लैम्डा इंटू एल। यहाँ से अगर आप Q निकालें तो ये आता है सिग्मा इंटू S, और यहाँ से Q निकालें तो वो आता है रो इंटू V। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लार्ज स्केल पे हो, मीन्स जो लाइन है आपकी वो बहुत लंबी हो, इन्फिनाइट लेंथ की हो, और उसका एक छोटा सा पोर्शन DL कंसिडर कर लिया जाए और उस पर चार्ज DQ मान लिया जाए, तो यू कैन राइट दैट एज DQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL। क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी लाइन पर सिमिलरली अगर आप सरफेस बहुत बड़ा है और उसमें स्मॉल सरफेस एरिया कंसिडर करते हैं जिसे आप लोग DS मान लेते हैं, और उसके ऊपर चार्ज
डी क्यू रहता है, तो इस फॉर्मूले से आप डी क्यू क्या लिखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। ठीक है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो चेंज नहीं होगी, डेंसिटीज हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपका कंटिन्यूस है और बराबर है, रेगुलर है, तो डेंसिटीज कभी चेंज नहीं होंगी। उसी प्रकार जब हम वॉल्यूम की बात करें, अगर आप अंदर एक छोटा सा वॉल्यूम का पार्ट लेते हैं और उस वॉल्यूम को आप डीवी कहते हैं और उस वॉल्यूम के ऊपर स्मॉल चार्ज डी क्यू है, तो इस फॉर्मूले से आपका डी क्यू क्या बन जाता है, देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू डीवी। तो ये तीन फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कीप देम इन योर माइंड, हमारे लिए ये आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है, दैट इज चार्ज इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, और चार्ज इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया, और चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अगर हमें चार्ज डेंसिटीज पता हो तो पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर लेंथ में, पार्टिकुलर वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसलिए ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, इसको ध्यान से देखेंगे, 2 पार्ट्स में देख सकते हैं। और इसी के साथ आपका ये यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 जो कूलम्ब लॉ से रिलेटेड है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, लेकिन नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का, तो उसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।